हम आपके लिए लाते हैं बायोलॉजी लेक्चर्स विद एनिमेशन। सो सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट ऑल द लेक्चर्स एंड प्रेस द बेल आइकन। Assalamu alaikum, myself Bilal Said, and today I am going to discuss one of the most important topic of chapter 4 first year biology. So this is mitochondria. Today we will learn about mitochondria. So first of all we will discuss about the discovery of mitochondria. अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको सबसे पहले जो है वो कोलिकर जो है उसने डिस्कवर किया था। उस वक़्त अभी इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। उसके बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है आल्टमैन ने इसके लिए एक टर्म यूज़ की थी बायोब्लास्ट। अब ये जो टर्म बायोब्लास्ट है इसके लिए क्यों यूज़ की गई थी, क्योंकि उसका ख्याल था कि दिस इज़ अ स्टार्टर ऑफ लाइफ। उसने कहा कि ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि सेल के ज़िंदा होने की एक वजह है, जिसकी वजह से सेल जो है वो ज़िंदा होता है, इसलिए इसका नाम जो है वो बायोब्लास्ट रखा गया। इसके बाद जो एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था बिंडा ने टर्म यूज़ की। सो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय और वाज यूज्ड बाय बिंडा। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बात करते हैं इसके नंबर के बारे में। अगर हम डिफरेंट सेल को देखते हैं तो डिफरेंट सेल के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनेलीज होते हैं उनके नंबर भी डिफरेंट होते हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर और जो साइज़ वगैरह है ये भी वेरी करता है। अब अगर हम नंबर की बात करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस में कितने ज़्यादा होंगे या कम होंगे। अब ये डिपेंड करता है इसकी एक्टिविटी के ऊपर। सो द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। जौन से सेल्स ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जिनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, उनके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होंगे। और ऐसे सेल्स जिनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कम होती हैं, जो इतने ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, उनको एनर्जी की कम ज़रूरत होती है, तो उनके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होते हैं। सो ये वेरी करते हैं। इवन अगर हम देखें हमारे पास एक यूनिसेलुलर है क्लेमेडोमोनास। अगर क्लेमेडोमोनास के अंदर हम देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। बट if we talk about the flight muscles of insects or different organism, so ये जो flight muscles होते हैं उनके अंदर 5 लाख तक भी देखे गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया। So from this statement you can think that how much there is a variation in the numbers, यानी कि किसी जानदार के अंदर हो सकता है कि हमारे पास एक हो और किसी के अंदर हो सकता है कि 5 लाख तक भी हो। तो ये डिपेंड करेगा उनकी एक्टिविटी पे, क्योंकि हमारे जो मसल सेल्स होते हैं इन्होंने जब फ्लाइट मसल की बात करें तो जब फ्लाइट है तो उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होते हैं। सो नाउ कम टुवर्ड द स्ट्रक्चर। इफ़ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देन वी हैव द 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स। अगर हम बात करते हैं जब इसको पहले स्टार्ट में देखा गया तो जब इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ स्टडी किया गया तो उससे पता चला कि दीज आर लुक लाइक रॉड, वेजिकल्स और फिलामेंट, यानी कि ये दिखते किस तरह से दिखते थे, ये वेजिकल्स की तरह दिखते थे या रॉड्स की तरह दिखते थे या हमारे पास जो ब्रीक फिलामेंट है उनकी तरह के कोई स्ट्रक्चर नज़र आते थे। लेकिन जब इनको स्टडी किया गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ तो देन दे शोन अ वेरी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो स्ट्रक्चर नज़र आया था वो किस तरह का था, उसके अकॉर्डिंग इनमें 2 मेम्ब्रेन है। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक इसके अंदर ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसको हम नाम देते हैं आउटर मेम्ब्रेन। एक ये आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि बहुत ही स्मूथ होती है, और जबकि इसके अंदर एक दूसरी मेम्ब्रेन है इसको हम नाम देते हैं इनर मेम्ब्रेन का। लेकिन जब ये इनर मेम्ब्रेन इसके अंदर है ये स्मूथ नहीं होती, बल्कि ये बहुत सारी फोल्डिंग बनाती है। ये अंदर की तरफ को फोल्ड होती है और फोल्ड होकर स्ट्रक्चर बनाती है। इसके ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम नाम देते हैं क्रिस्टिका। सो ये क्रिस्टी बनाती है। कैरिस्टी आर द फोल्डिंग्स ऑफ इनर फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन, यानी कि जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन होती है उसकी जो अंदर की जानब को फोल्डिंग्स होती हैं उनको हम क्रिस्टिका नाम देते हैं। सो दिस इज़ अ कैरिस्टी।
अब ये जो केमिस्ट्री होती है इसके ऊपर कुछ खास स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉब लाइक। ये जो ऊपर इसमें कुछ उभार से होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं, तो इनको हम नाम देते हैं F1 पार्टिकल का। सो दीज आर F1 पार्टिकल। हाउ वी कैन डिफाइन F1 पार्टिकल्स? F1 पार्टिकल्स हम कहते हैं कि नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमने F1 पार्टिकल्स का नाम दिया है, इनके लिए एक और टर्म भी यूज़ की जाती है, इनको हम नाम देते हैं ऑक्सीजोम का। इसकी जगह पे हम ऑक्सीजोम्स भी लिख सकते हैं। सो दीज आर नोन एज अ ऑक्सीजोम एज वेल एज F1। एक और भी इसके लिए यूज़ की जाती है, इनको F0 F1 पार्टिकल का भी नाम देते हैं। अब इनको F0 F1 पार्टिकल क्यों कहते हैं? असल में अगर हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये हमारे पास, हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक केमिस्ट्री है, ठीक है। ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ही ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बनना शुरू होती हैं, और जब ये स्ट्रक्चर मैच्योर होते हैं, यानी कि ये जब इनका साइज़ इंक्रीज होता है, तो ये इस मेम्ब्रेन को रैप्चर करते हैं और रैप्चर करके यहाँ से जो है वो बाहर निकल आते हैं। अब इनके बेसिकली दो रीजन होते हैं। एक ये जो इनसाइड एक रीजन है, इसको हम नाम देते हैं, यानी कि ये हमारे पास एक इनर रीजन है, और एक ये हमारे पास जो है ये एक हमारे पास आउटर रीजन है। ये इनके दो रीजन होते हैं। अब ये जो इनर रीजन होते हैं इनको हम F0 पार्टिकल का नाम देते हैं, और ये जो आउटर रीजन होता है इसको हम F1 पार्टिकल का नाम देते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास दोनों होते हैं, यानी कि F0 F1। सो इसका नाम F1 F0 पार्टिकल भी कहा जाता है। सो इनको ऑक्सीजोम भी बोला जाता है, F0 F1 पार्टिकल भी बोला जाता है, और इसके साथ साथ इनको F1 जस्ट F1 पार्टिकल भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो F0 है ये मेम्ब्रेन के इनसाइड होता है, ये बाहर से नज़र नहीं आता, सिर्फ बाहर जो है ये इसका नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा होता है। अब अगर हम बात करें कि ये क्या काम करती है, तो इनके अंदर कुछ खास एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स जो ADP होती है, ADP को ATP के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास F1 पार्टिकल्स हैं, दे हेल्प द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP। अब हम बात करते हैं इसके अंदर पाए जाने वाले मटेरियल के बारे में। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास इनर जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो मटेरियल पाया जाता है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स होता है ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? अगर हम मैट्रिक्स की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी मौजूद होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारे पास इसकी जो मैट्रिक्स की कंपोजिशन है, मैट्रिक्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो हम कहते हैं कि हमारे पास स्पेशल एंजाइम्स हैं, कोएंजाइम्स हैं, और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स ये भी मौजूद होते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो इनमें आपको कुछ खास स्ट्रक्चर भी नज़र आते हैं जिनको हम नाम देते हैं राइबोसोम्स का। यहाँ पे इनके अंदर होते हैं राइबोसोम। ये हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि राइबोसोम जो होते हैं वो जहाँ पे दूसरे ऑर्गेनेल्स के साथ अटैच होते हैं, वहाँ पे कुछ ऑर्गेनेल्स के इनसाइड भी मौजूद होते हैं। तो ये जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर अपने राइबोसोम होते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास अपना सर्कुलर DNA होता है, और उसके पास जो है वो राइबोसोम भी होते हैं। अब राइबोसोम और DNA होने की वजह से इसमें एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है। वो क्या प्रॉपर्टी है? दैट इट कैन मेक इट्स ओन कॉपी। ये अपनी एक कॉपी भी तैयार कर सकता है, जिसको हम नाम देते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का मतलब है कि हर एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसमें एक एबिलिटी होती है कि वो अपनी खुद की कॉपी तैयार कर सकता है, बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन सर्कुलर DNA एंड राइबोसोम। अब ये राइबोसोम होने की वजह से अपनी जितनी भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती हैं उनको पूरा कर सकता है, और इसी तरह ये अपने लिए अपनी ही माइटोकॉन्ड्रिया की जो कॉपी है वो बना सकता है। इसलिए हम इसको सेमी ऑटोनोमस का भी नाम देते हैं, यानी कि ये खुदकार होता है और अपनी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है वो खुद ब खुद सारे अंजाम दे लेता है। अगर हम इसके ये तो है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में।
अगर हम इसके फंक्शन को देखें तो जहां हमने पढ़ा है कि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। तो ये बहुत से रिएक्शन जो हैं वो इनके अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं, जैसे कि क्रैब साइकिल है उसमें ये रोल प्ले करते हैं, या एरोबिक रेस्पिरेशन है वो उसमें रोल प्ले करते हैं, या जो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर भी ये रोल प्ले करते हैं। अब इनमें जो एंजाइम है, जैसे कि हमारे पास एटीपी सिंथेसिस वगैरह होता है, ये खास तरह के एंजाइम होते हैं। इसको हम जो है वो चैप्टर नंबर 11 के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से जो है वो क्रैब साइकिल वगैरह के अंदर जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब दूसरा इनका जो फंक्शन है वो क्या है कि ये एटीपी फॉर्मेशन करते हैं। एटीपी फॉर्मेशन का यहाँ पर मतलब है कि ये क्या करते हैं कि जो हमारे पास फूड पार्टिकल्स होते हैं, दे एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम फूड पार्टिकल्स एंड देन दे कन्वर्ट इट इनटू इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये जो एक्सट्रैक्ट करके एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये क्यों किया जाता है, यानी कि एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी है, हम फूड पार्टिकल की फॉर्म में उसको क्यों नहीं रहने देते। तो वो इसलिए है कि जो फूड पार्टिकल हैं उनके जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि वो हाईली स्टेबल होते हैं, उनको जल्दी से तोड़कर एनर्जी प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता। जबकि जो एटीपी होते हैं उसकी निस्बत जो है ये अनस्टेबल होते हैं, ये हमारे पास इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं कि जैसे ही सेल को रिक्वायरमेंट होती है तो ऑन द डिमांड जो है वो एटीपी उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास ये जो एडीपी होती है इसको हम नाम देते हैं, यानी कि हम इसको बोलते हैं स्पेंट एनर्जी। जो हमारे पास एनर्जी यूज़ हो चुकी होती है, तो हमारे पास स्पेंट एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं एडीपी का। और फिर जो एडीपी होती है इनके अंदर फास्फेट को ऐड करवाया जाता है, और इन दोनों के बॉन्ड को बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो फूड मॉलिक्यूल से आती है, और इस तरह से एटीपी फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये जो एटीपी होता है इसको डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उस वक्त इसको तोड़ा जाता है और तोड़कर इससे एनर्जी हासिल की जाती है। सो दिस इज something about mitochondria. So thank you so much for today.